Hello student, how are you? Welcome to my channel Sushma Physics Vidya where we find the basic and fundamental way of developing physics. हमने यहाँ पर जो टॉपिक अभी शुरू किया हुआ है उस टॉपिक का नाम है दैट इज रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पर हमने जो नया कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में किया था वो वीडियो में हमने किया था दैट इज सेंटर ऑफ मास। यानी हम अगर बात करें हमने टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास तक समझ लिया था और आज हम उसके फॉर्मुलेशन के बिहाफ पे कुछ नए टॉपिक और करने जा रहे हैं। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे वो है सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं सेंटर ऑफ मास को SOM से डिनोट करूंगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है तो हमारे पास हम उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकालेंगे। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे दिया था कि सेंटर ऑफ मास का जनरलाइजेशन फॉर्म अगर बात करें हमारे पास जनरलाइजेशन फॉर्म में आया था r दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस में m2 r2 प्लस अप टू mn rn एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस में m2 अप टू mn। So here we are talking about the two particle system। अगर हम दो पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज R टू पार्टिकल सिस्टम अगर सेंटर ऑफ मास है तो हमारे पास है m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो ये हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम का आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ मास m1 है, ये मास m2 है और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस जो है आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास जैसे मैंने यहाँ O पॉइंट पे मान लिया जो कि ओरिजिन से R डिस्टेंस अपार्ट है। उसके बाद हमारा जो सेंटर जो मास m2 है वो हमारी x डिस्टेंस अपार्ट है, किससे, ओरिजिन से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इस फॉर्म में हम ये देखना चाहें कि हमारा विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, हम विद रिस्पेक्ट टू A देखना चाहें सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू B देखना चाहे सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, तो हम इसको करेंगे। जैसे देखिए बच्चे हमारे पास सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं RA, यानी अगर मैं ओरिजिन देखो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आए सेंटर ऑफ मास का तो पहले तो आपको ये देखना है कि हम ओरिजिन कहाँ से शिफ्ट करें। अगर मान लीजिए मैं इसको O को A पार्टिकल को ओरिजिन, तो पहले हम मान लेते हैं कंसीडर A इज द ओरिजिन। A जो है वो क्या है, ओरिजिन है। अगर A ओरिजिन है तो उस केस में हमारे पास A के जो पार्टिकल है मैं अब यहाँ पर RA लिखूंगी, दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला बनता है m1 हमारे पास है। अब डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, यानी ओरिजिन पे है तो हमारे पास डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, प्लस मास m2 से हमारा ओरिजिन कितना दूर है, जैसे मैंने बताया m2 से हमारा जो है वो x डिस्टेंस दूर है तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मास, यानी टोटल अगर आपके पास मास हो गया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया दैट इज m2x m1 प्लस में m2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मैं A को ओरिजिन मान रही हूँ तब हमारे पास सेंटर ऑफ मास इस टर्म में आएगा। अगर मैं B को ओरिजिन मान, यानी अगर मान लीजिए B ओरिजिन है तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं RB। अगर हम इसको B को ओरिजिन मानते हैं यानी ये ओरिजिन हो गया तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया 0 0, यानी x का कंपोनेंट ही दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा m1 सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, यानी फिर से हमारे पास अगर ओरिजिन की बात करें तो x के बराबर प्लस में यहाँ पर मैं एक जो कोऑर्डिनेट है m2 वाला क्योंकि वो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। तो इस तरह से मैंने आप ओरिजिन चाहे किसी को लो उस केस में आपका सेंटर ऑफ जो मास है वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर ही आएगा। जैसे अगर यहाँ पर हमने बात करी A से की है तो हमारे पास मास यानी m2x, और यहाँ पर अगर बात करें RB यानी B को अगर ओरिजिन मानते हैं तो उस केस में हमारे पास m1 इंटू x m प्लस m2। देखिए अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, मान लीजिए आपके पास A और B इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो अगर सेंटर ऑफ मास जो है वो 3 पे, अगर A को ओरिजिन मान रहे हो तो 3 पे लग रहा है, B पे मान लोगे तो वो 7 के ऊपर दिखेगा। यानी इन दोनों का टोटल, यानी सेंटर ऑफ मास चाहे ओरिजिन आप A से ले चाहे ओरिजिन आप B से ले, दोनों के केस में वो सेंटर ऑफ मास वही दिखेगा, यानी जहां पे है उसका सिचुएशन वो वही रहेगा। एक चीज और बच्चे,
अगर हम सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये हमारे जनरल फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए दो पार्टिकल सिस्टम के, जो हमने अभी अभी लिखा टू पार्टिकल सिस्टम का, मान लीजिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, हम अपना ओरिजिन, जैसे मैंने ओरिजिन पहले ए पे लिया फिर दूसरा बी पे लिया, इफ हमारा सेंटर ऑफ मास है उसी को हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास यानी इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन मान रही हूं तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। देखिए बच्चे कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान रहे हैं तो उस केस में हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0, यानी आर अगर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने तो वो पोजीशन बताई थी ना ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक, तो यहाँ पर जब आर क्या हो गया, वही ओरिजिन पे ऊपर आ गया, तो आर की वैल्यू 0 हो गई, तो दैट मीन्स हमारे पास इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मिलेगा, दैट इज m1r1 प्लस में m2r2 दैट इज इक्वल टू 0, और m1r1 दैट इज इक्वल टू माइनस m2r2, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि r1 इज इक्वल टू r1 बाय r2 लिख लेते थे, और दूसरा हमारे पास आएगा m2 बाय m1, ठीक है। यहां से दो फॉर्मुलेशन हो रहे हैं बच्चा, कि एक तो देखिए यहाँ पर हमने, अगर आपको दिखा रहा है अगर दोनों मास सेम भी हैं तो r1 और r2 बोथ आर इक्वल, बट नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। यानी अगर वो सेंटर ऑफ लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें, दैट इज कि अगर एक लेफ्ट साइड में, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का ऑलवेज लाइन कहां पे लाई करेगा, द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, वहां पर वो क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा कहाँ होगा, राइट में होगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास मैंने यहाँ रखा है, ये इस साइड अगर m1 है तो दूसरी साइड इसका क्या होगा, m2, ये। इसके बाद देखिए r1 r2 का ये है कि अगर आप इसको r1 मान रहे हैं उसको r2, वहां से भी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चे अगर यहाँ पे देखिए r1 और m1, यानी आप कह सकते हो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी आपका r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, m के इनवर्सली, जिसका मास ज्यादा, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज है कि मास जितना ज्यादा, ये r क्या है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी आपकी जो हैवियर बॉडी होगी ना, सेंटर ऑफ मास के चांस उस साइड ज्यादा होने के है, यानी चांस नहीं, डेफिनेटली आपके जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या है, वो हैवियर बॉडी की साइड होगा। लाइक अगर मान लीजिए हमारा टू पार्टिकल सिस्टम है, ये 10 kg के बराबर है और ये 2 kg के बराबर है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा टुवर्ड द ग्रेटर मास, क्योंकि यहाँ पर ये चीज प्रूव हो रही है कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि सेंटर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम में सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा दो पॉइंट्स, जो है दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइंस हैं उनके बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि दूसरी, अगर एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरा यानी उन दोनों के सेंटर में करेगा। दूसरी चीज हमने ये कहा कि हमारे पास जो है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो हैवियर बॉडी होगी उसकी साइड ही हमारे जो है सेंटर ऑफ मास लगेगा। टू पार्टिकल सिस्टम का आया m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो ध्यान है तो उसमें हमने m और r यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नाम दिया था, और वो नाम दिया था बच्चे हमने मूवमेंट का, दैट इज मूवमेंट ऑफ मास। याद है आपने इफेक्ट ऑफ मास और इफेक्ट ऑफ, तो ये था हमारे पास सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम। हमने अभी ये देखा कि जितना हैवियर बॉडी होगी उतना ज्यादा ही हमारा सेंटर ऑफ मास उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है स्क्वायर का, और उसके अंदर हमें सेंटर ऑफ मास है, हर जगह हमारे जो मास है वो क्या है, m, ठीक है। अब क्वाइट ऑफ द अगर इस स्ट्रक्चर में अगर आपको सेंटर ऑफ मास बता दिया जाए तो कि हर एक मास इक्वल है, तो यहाँ पर इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, दैट इज सेंटर ऑफ दिस, यानी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर किसी एक बॉडी का मास मान लीजिए 4 टाइम कर दिया, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा,
उस साइड जहां पर हमारा मास ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर मास यानी टुवर्ड द लाइन ऑफ ओबी, मान लीजिए टुवर्ड द लाइन ऑफ ओबी हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ जो है मून घूमता है, ठीक है, मून रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का होगा, जो लाइन मून को और अर्थ को आपस में जोड़ती है वो लाइन का है, सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा, और साथ के साथ हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा, वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड द अर्थ, यानी अर्थ के साइड हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है वो शिफ्ट करेगा। बेसिक सा है कि जहां मास की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर ही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमने जब प्रीवियस लेक्चर किया था, हमने M1R1 यानी मास को अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ मास, यानी हमने जैसे टॉर्क को, फोर्स को, सारी चीजें हमने की थी मूवमेंट ऑफ मास के बराबर था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं इसको जनरलाइजेशन करूं, जनरलाइजेशन में हमारे पास क्या था, अप टू MNRN, क्लियर, डिवाइडेड बाय अप टू MN, ये था। तो इसको अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास क्या, समेशन MIRI इसके बराबर आएगा, और ये I इज इक्वल टू 1 to M। हम अगर ओरिजिन कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, अगर हम ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे लेंगे, इफ वी टेक ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, अगर सेंटर ऑफ मास में लेंगे तो अभी हमने क्वेश्चन किया है दैट इज R इज इक्वल टू, बच्चे किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और अगर R इज इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो है टोटल मोमेंटम यानी जो मूवमेंट था हमारे पास टोटल, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज MIRI इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1 to M, यानी ऑल मूवमेंट आर 0 अबाउट द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। यहाँ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन जाएगी कि अगर आप अपना जो मूवमेंट है, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट, आप ये कह सकते हो सम, क्योंकि समेशन यूज कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल द मूवमेंट about the axis of center of mass या at the center of mass that is equal to 0, वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। अच्छा बच्चे, हमने 2 पार्टिकल सिस्टम की बात है, अगर मैं यहाँ पर कर दूं n पार्टिकल ऑफ सिस्टम, यानी हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो एकदम फिट बैठेगा किस पे, n पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे। अब n पार्टिकल ऑफ सिस्टम है तो मान के चलिए, मान लीजिए हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर ये पार्टिकल ये हो गया M1, इसी तरह से ये हो गया M2, इसी तरह से MN, ये मैंने बहुत सारे पार्टिकल, ये M1M। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे शिफ्ट है तो उस केस में हमारे पास R की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी 0। और अगर आप बात करें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हर एक पार्टिकल जो, जैसे पेन है, इसके जो पार्टिकल्स बने हैं तो हर एक का अपना एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कुछ न कुछ वैल्यू होगी। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी क्या कह सकते हो, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग हो सकती है। इससे पहले एक चीज और बता देते बेटा कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में करें, मैं पहले अगर एक्स एक्स की बात करूं तो हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ मास किसके बराबर लिख सकते हैं, M1 x1 से वैल्यू, उसी तरह से M2 x2 अप टू MN xn, ये डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास M2 अप टू MN, क्लियर। अब इसके बाद सिमिलरली अगर आप बात करो y एक्सिस की, तो फिर से हमारे पास वो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ y, यानी y सेंटर ऑफ मास सॉरी M1 y1 M2 y2 up to so on MN yn divided by M1 प्लस में M2 up to so on। सिमिलरली आप y एक्सिस z एक्सिस का कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, एक चीज और ध्यान दीजिए कि मैंने ये जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखा है, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, जैसे टोटल मास, इसको मैं लिख दूं 1/m, टोटल मास का समेशन यानी M1 M2 सभी पार्टिकल का ऐड करोगे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना, सभी को ऐड करोगे तो स्पेन का ही तो वहां से आएगा, तो इसको 1/m कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस यानी एक लगातार बॉडी है, एक फॉर्म में बॉडी है, तो उस केस में आप इसको क्या करें, इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास क्या बनेगा, x dm, यानी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ये मैंने समेशन किया, समेशन में हमारे पास क्या है m dx, तो यहाँ पर हम इसको अगर रेगुलर बॉडी है तो इसको बच्चे आप लिख सकते हो 1/m, दैट इज इक्वल टू 1/m, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d x m d,
ठीक है। तो ये हमारे पास यानी हम अब कंटिन्यूएशन में है बॉडी, यानी पार्टिकल्स कंटिन्यूएशन में है, तो ये इस तरह से आएगा एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर अगर वाई एक्सिस में बात करें तो 1/m/d, यानी ये हमारे पास मास हो गया उस बॉडी का। सिमिलरली मैं यहाँ पर जेड एक्सिस का लिख देती हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ जेड एक्सिस दैट इज 1/mZdm। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो डिसकॉन्टिन्यूएशन में हो, या फिर हमें पार्टिकल्स वाइज दे रखा हो या एज ए सिस्टम वाइज दे रखा हो, तो हम इन फॉर्मूलाज की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बच्चे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रॉन्ग हो जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि बोर्ड के ऊपर रिटर्न है, 1 बाय 1 करेंगे और फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर की सेंटर ऑफ मास। जैसे जनरलाइजेशन फॉर्म में जब हमने सेंटर ऑफ मास कहा था तो बच्चे कि अगर सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, अगर आपके पास स्क्वायर है तो उसका कहाँ होगा, जहां उसके दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं वहां सेंटर ऑफ मास होगा। एक सिंपल रोड है तो कहाँ पर, उसके सेंटर पे, यानी रोड के, मान लीजिए रोड है तो इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये तो हमारे पास जनरलाइजेशन फॉर्म में है, बट अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वे से कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम सेंटर ऑफ मास उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, यानी आपके पास सेंटर ऑफ मास निकालना है। 3 मासेस है, वो दे रखा है 3 kg, 4 kg एंड 5 kg आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मैंने क्या किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी, मैंने अपने, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन, जैसे यहां से शुरुआत करते हैं कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, और यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर 3 kg मास है और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 kg मास है। अब यहाँ पर ये चीजें देने के बाद साथ के साथ हमें बताया था कि इनकी जो लेंथ है, यानी उसकी साइड जो है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा बाद में करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें सॉल्यूशन में, सबसे पहले मुझे ओरिजिन बनाना है, यानी पहले तो लोकेशन कर लेते हैं पार्टिकल्स की, कहाँ प्रेजेंट होंगे। दूसरा काम क्या है हमारा, हम ओरिजिन सेट करेंगे। तो ओरिजिन सेट करने के लिए लेट हम ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट के ऊपर हमने ओरिजिन मान लिया, और ये इस तरह से हमारे पास सिस्टम, ठीक है। अगर ए पॉइंट पे ओरिजिन मान लिया तो यहाँ पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 0। अगर यहाँ माना है, दूसरी चीज यहाँ पर बी का देखें, पहले सी का देख लेते हैं क्योंकि बी में हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक चीज हो गई कि साइड हम 1m दे रखी है, और हर एक पर अगर हम m मान लीजिए सेम, अगर हमारे पास m है, मास का सबका सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मास, सॉरी मास तो हमारे पास दे रखे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें b की लोकेशन, तो बेटा देखिए यहाँ पर b की लोकेशन करें तो यहाँ पर अगर मैं इसके सेंटर तक देखूं इस तरह से, अगर ये टोटल 1 है तो यहाँ पर क्या, हाफ सेंटीमीटर कह सकते हो, हाफ यानी 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ सेंटीमीटर, यानी इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। वो तो मैंने इसलिए किया है ताकि आप इसके जो क्वेश्चन है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को अच्छे से कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको ये मान लीजिए BD हमने किया, तो ये BD की वैल्यू हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करेगी कि हमारे B के ऊपर जो है वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे। एक चीज है हमारे पास एक्स एक्सिस, यानी ये हमारे पास वाई एक्सिस के बराबर है, यानी जो हमारे पास BD का आएगा वही हमारे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा। एक तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, हाफ कर दीजिए इसको, और दूसरा अगर ये वाली वैल्यू यानी BD की वैल्यू हम निकालें तो हमारे पास किस तरह से निकलेगी, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ABD, और इस ट्रायंगल में से मुझे BD की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू AB का AB स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/4, दैट इज ये हमारे 3/4। यहाँ पर अगर बात करें √3/4 और √3/2, तो ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आया हमारे पास, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो है हाफ, ठीक है, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है √3/2। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं तो बच्चे अब हम सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है।
जैसे मैंने कहा कि हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम है, 2 हो तो 2 के हिसाब से लगा सकते हैं, 3 है तो 3 के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास, अगर हम एक्स एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देखें तो m1 x1, अब ये भी किया था हमने फॉर्मूला m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस में m3। अब देखिए बच्चे यहाँ पर हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या बच्चे, m1 यानी मास एट फ्री ओरिजिन पे है 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 4, x एक्सिस में उसकी वैल्यू कितनी है, x एक्सिस में उसकी वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पर हमने हाफ रख दिया, प्लस m3 की वैल्यू है 5 और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या बने थे, यहाँ पर हमारे पास y का कोऑर्डिनेट तो 0 है और ये पूरा हो गया 1 1 0, इसे समझ में x एक्सिस की वैल्यू तो 1 है और ये 0, तो ये हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या है, ये यहाँ से 2 हो गया, 2 प्लस ये दैट इज 7 और ये हो गया हमारे पास 7 बाय 12। तो सेंटर ऑफ मास, एक्स एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस पोजीशन पे आएगा, दैट इज 7 बाय 12। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस का देखूं तो y एक्सिस में हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू m1 बाई m, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस में m3। क्लियर। अब इसके बाद फिर से जैसे हमने x1 x2 x3 की वैल्यू पुट की थी उसी तरह से करेंगे। m1 की वैल्यू कितने बच्चे, m1 की वैल्यू है 3, कोऑर्डिनेट उसका 0, m2 की वैल्यू है दैट इज 4, इसके कोऑर्डिनेट √3/2 और फिर है m3 की वैल्यू है 5, y कोऑर्डिनेट 0। तो बच्चे यहाँ डिवाइडेड में फिर से 3 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 तो ये हो गया हमारे पास और यहाँ पर ऊपर देखिए ये 2 √3 और इसको लिख सकते हैं √3/6। तो y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास जो है वो आया हमारे पास √3/6, ठीक है। और अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट पे हमारा जो वैल्यू आएगी दैट इज 7/12। अब इसके पॉइंट्स में भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस तरह से आप 3 पार्टिकल सिस्टम आपके पास है तो आप उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लोकेशन देंगे, किसको, मासेस को लोकेशन देंगे। दूसरा आपका काम होगा ओरिजिन, अगर आपने ओरिजिन सेट कर लिया तो आप इसको इजी से सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बच्चों, वो थोड़ा सा हल्का सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना पड़ेगा और उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कुछ खास नहीं दे रखा, यानी आपको एक पर्टिकुलर शेप दे दी। अगर शेप दे दी तो सेंटर ऑफ मास निकालना उतना ही आसान है। एक शेप दी है बच्चे और उसके बाद आपको ये बताया गया है कि वो एल शेप्ड है और आपको उसका मास प्रोवाइड किया गया है। उस मास के जगह पे आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए हमारे पास एल शेप, यानी अगर एल शेप की हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से, ये एल शेप हमारे पास एक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल शेप स्ट्रक्चर दी गई है और ये पूछा गया ये टोटल इसका मास बता दिया गया है। मास कितना बताया बेटा, 3 kg। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हर एक साइड जो है इक्वल है, यानी अगर ये एल है ये एल है तो आप ये मान के चलिए ये टोटल किसके बराबर जाएगी, दैट इज 12, ठीक है। और ये वाली भी किसके बराबर जाएगी, 12, ये हमारे पास एल के बराबर, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म, यहाँ पर वर्ड एक यूज कर रखा है बेटा यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म उसकी हर एक साइड जो है वो 12 के बराबर है। हमने इसको 12 के बराबर कर दी। अब इसके बाद देखिए बेटा हमने क्या किया था, पहले तो लोकेशन ऑफ मास, लोकेशन ऑफ मास देखने के लिए सबसे पहले देखिए अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो ये हमारे पास इक्वल, यानी हम इसको, ये हमारे पास हो गया सेंटर, इस ब्लॉक का सेंटर ये हो गया, इस ब्लॉक का सेंटर ये हो गया और इस ब्लॉक का सेंटर क्या हो गया, ये इस तरह से होगा। मैं इसको एक पर्टिकुलर शेप में कर देती हूँ। इसके बाद अगर इतना हो गया, अगर इसका टोटल का मास, अगर ये यूनिफॉर्म है और टोटल का मास 3 kg है तो हर एक का मास कितना होना चाहिए,
हर एक का मास होगा दैट इज 1 kg, यानी इस हिस्से का भी 1 kg होगा, इस हिस्से का भी 1 kg होगा, इस हिस्से का भी 1 kg होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक लेमिना है ये, यानी पर्टिकुलर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, यानी एक्स और वाई में हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो भी हमारे पास। बेटा देखो, अगर ये टोटल 2L है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये भी L के बराबर हो गया, ये भी L के। अब ओरिजिन सेट करें। ओरिजिन सेट करने के लिए देखो बेटा, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये अगर बात करें सेंटर ऑफ मास इसका, ये सेंटर, ये इनका सेंटर इस तरह से हो गया। अगर मुझे इस C1 की कोऑर्डिनेट का पता चल जाए, C2 के कोऑर्डिनेट एक्सिस का पता चल जाए, एक्स में कितनी वैल्यू है, वाई में कितनी वैल्यू है, उसी तरह से C3 की वैल्यू पता चल जाए, तो हम एक्स वाई डायरेक्शन में कितना सेंटर ऑफ मास हो सकता है उसको कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इनकी वैल्यू क्या होगी। चलिए हम एक पॉइंट, ये ए है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि ओरिजिन को फाइंड आउट करना। तो ओरिजिन हमने मान लिया, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन यानी 0 0 हो गया। अब बच्चे ये देखिए, C1 जो पॉइंट है, C1 पॉइंट का अगर मैं यहाँ पर देखूँ वो सेंटर में प्रेजेंट होगी, तो सेंटर अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल अगर 2L है, ठीक है, ये टोटल हो गई 2L और हाफ क्या हो जाएगी L और L, उसका भी हाफ क्या होगा L/2, एक्स एक्सिस में L/2 हो गया। दूसरी चीज यहाँ से L फिर से ये हमारे पास होगी L/2। इस सिस्टम का यानी अगर मैं बात करूं C1 की हमारे पास आ गई L/2 एंड L/2, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए सेंटर ऑफ मास के C1 के। चलिए अब इसके बाद करते हैं, सिमिलरली अगर मैं C2 की वैल्यू बात करती हूँ तो C2 की जो पोजीशन है, देखिए बेटा एक्स एक्सिस में तो L प्लस L/2, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3L/2। ये चीज समझ में आ रही है कि ये टोटल L तो हमारे पास हो गया और हाफ और करना है, तो ये हमारे पास ये पोजीशन बताएगी, तो ये हमारे पास क्या होगी 3L/2 एक्स एक्सिस का हो गया और L/2 यानी सेम हाइट के ऊपर, तो L/2 हमारे वाई एक्सिस का हो गया, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और इसी तरह से सेंटर ऑफ मास C3 की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चे देखिए यहाँ से लेके ये y एक्सिस का तो ये हाफ पे ही है, यानी L/2 के ऊपर ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ये होगा 3/2, तो ये हमारे पास हो गया 3L/2। इस तरह से अगर हमारे पास x1 y1 ये वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इजी। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास, तो देखिए बेटे XCM लिखेंगे तो हमारे पास क्या आता है M1 x1 प्लस में M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 प्लस में M3 हो गया। अब इसके बाद देखिए बेटा, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, अगर ये हर एक का मास m है तो ये इक्वल मास है तो ये m हो गया। x1 के कोऑर्डिनेट क्या है x1, ये देखिए L/2। सबसे पहले अगर हम L/2 की बात करें, xy ये तो हमारे सेंटर ऑफ मास की है, यहाँ पर हम क्या करेंगे x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, दूसरा x2 की वैल्यू पुट करेंगे और तीसरा x3 की वैल्यू पुट करेंगे। और इन वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं पुट। यहाँ पर हमारे पास L लेमिनेट है तो x की वैल्यू L/2 प्लस m, x2 की वैल्यू कितनी थी बच्चे 3L/2 प्लस m, और इसकी वैल्यू कितनी थी x3 की, दैट इज L/2 डिवाइडेड बाय 3m। मैं यहाँ पर टोटल मास की बात करूँ तो 3m हो गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा m L/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो L के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास m कॉमन ले लेते L/2 प्लस में 3L/2 प्लस L/2। तो बच्चे यहाँ देखिए 3 प्लस 4 5L/2, तो इसको हम रख करके 5L/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा m 5L/2, 2 इंटू 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू L। अगर L की वैल्यू 1 है, 1 सिमेट्री के लिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है या फिर ये, तो हमारे पास ये क्या L की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यानी हमारे पास ये आएगी 5/6। पॉइंट करके करें तो हमारे पास 0.8 समथिंग वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ तक ही छोड़ रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं सेंटर ऑफ मास y का देखूँ तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे
m1/1 प्लस में m2/2 प्लस m3/3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 प्लस में m3। वैल्यूज पुट कर ले। m की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू है l/2 क्लियर है, प्लस m y2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, y2 की वैल्यू है हमारे पास l/2 और y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास दैट इज 3l/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो 3m। तो देखिए बेटा वही हमारे पास फैक्टर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 5/6 इंटू l। तो वही हमारा सेंटर ऑफ मास के ऊपर आएगा, यानी आपके जो x की वैल्यू है y की वैल्यू है वो कहाँ सिचुएटेड होगी, वो 5/6 x से भी और x से भी 5/6 L की डिस्टेंस पे और y की भी 5/6 L की डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये सारे मास m ना होके नॉन यूनिफॉर्म देते, मान लीजिए ये 5 kg, ये 2 kg और ये 3 kg देता, उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड होती, जहां पर आपकी बिगर बॉडी होती वहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होता। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लूं क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म एक लाइन दे दी कि एल शेप है हमारे लैमिनेट और आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। यूनिफॉर्म दे दिया बेटा, एक कीवर्ड है यहाँ पे, और उसका मास दे दिया, तो ये एल शेप हमने कंस्ट्रक्ट की, हमने मान लिया इसकी 2l है, यूनिफॉर्म है, तो ये वाली हर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी 2l। तो यहाँ पर हमने इसकी C1, C2 और C3 की वैल्यू निकाली। ये काम होने के बाद तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई 5/6l x एक्सिस में भी और 5/6l y एक्सिस में, यानी y एक डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे थोड़ा सा और हायर लेवल का। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज डायमीटर, यानी एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और प्लेट है, डिस्क प्लेट सर्कुलर है तो डिस्क का टर्म है ए सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सर्कुलर डिस्क बना लेते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर बच्चे हमें दे रखा 56। अगर डायमीटर 56 है तो आप इसका बताइए कितना इसका होगा, 28 इसकी रेडियस होगी, यानी रेडियस उसकी होगी 28 सेंटीमीटर। ये 28 सेंटीमीटर का जो सर्कल है ना बच्चे, इसके बाद क्या है, मान लीजिए इसका हमने सेंटर ऑफ मास को मान लिया, ठीक है, जो टोटल डिस्क है, सर्कुलर पोर्शन निकाला है जिसका डायमीटर यानी r की वैल्यू जो है r1 वो 21 सेंटीमीटर, यानी इतने रेडियस का एक हमने सर्कल निकाल लिया है उस डिस्क में से, यानी हमारे पास डिस्क है, इसके अंदर से हमने एक और डिस्क निकाल लिया, रिमूव कर दिया, और कहां से, फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट, यानी एक एज ऑफ प्लेट से हम करें तो उसका हमें इस तरह से, इस तरह से, यानी हमारे सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो ये टोटल हमारा रेडियस था, उसका सेंटर ऑफ मास O पे था। अब ये जो मैंने सिस्टम निकाला है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसका सेंटीमीटर कहीं और होगा। और इसके बाद आपसे क्या पूछा गया बच्चे कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो ये वाला शेडेड एरिया ना बेटा, ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास हमें क्या करना है, हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, और ये अगर बात करें O1 हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है, ये जो सर्कल मैंने रिमूव किया है, और O2 हमारा जो सेंटर ऑफ मास कौन सा है बेटे, जो कि हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। ये O2 इस साइड क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहाँ, जहां का आपका मेजर मास है। तो ये हिस्सा निकालने के बाद टोटल हिस्सा तो यही बचेगा। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल हमें O2 की वैल्यू यानी ये वाली सेंटर ऑफ मास यानी ये डिस्टेंस हमें यहाँ से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हमें पहले मास पता होना चाहिए कि कितना मास हमारा रिमूव हुआ है। तो टोटल मास ऑफ द क्या लिखेंगे, मास ऑफ द प्लेट। मास ऑफ द प्लेट क्या होगा बेटा, हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये हमारा मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें मास अपॉन, यानी एम क्या है, मास अपॉन में एरिया, तो एरिया हमें पता ही है, तो ये हमारे पास क्या होगा पाई, और आर की वैल्यू क्या है 28 स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एम, क्योंकि मास हमारा मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये हमारा जो पूरी सर्कुलर डिस्क थी, जो जहां कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं किया था, उसका हमारा जो मास आया है वो इस टर्म में आया। क्लियर। अब इसके बाद मान के चलिए कि मैं हमने O1 जो रेडियस है, ये O जिसका सेंटर है,
जिसकी रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर यानी जिसका डायमीटर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, उसका हमें क्या निकालना है, दैट इज सेंटर ऑफ यानी मास निकालना है। तो वो क्या होगा, मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन, जिसको मैं m1 से डिनोट कर रही हूँ, ये है मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। रिमूव्ड पोर्शन हमारे पास, उसको मैंने m1 का नाम दिया, जिसका जो सेंटर है वो O1 के बराबर है। उसका मास कैसे आएगा, दैट इज m1 इज इक्वल टू पाई, इसका पाई आर स्क्वायर इंटू m, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो बचा है, यानी टोटल में से इतना मैंने माइनस कर दिया, तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आएगा बच्चे, यानी टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल m में से m1 को माइनस कर देंगे, तो m माइनस m1। तो यहाँ पाई की वैल्यू, पाई m कॉमन ले लेते हैं, ये 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 343 पाई m हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज m2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चे देखिए कि हमने पहले पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ O1 दैट इज इक्वल टू मूवमेंट, यानी मास जो है, दोनों मास दोनों बराबर होंगे ऑफ O2। मैंने मूवमेंट लिखा है तो दैट मीन्स मास m1 O1 दैट इज इक्वल टू m2 O2। हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग पोर्शन का, यानी ये वाला शेडेड पोर्शन है उसका निकालना है। तो O2 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा m1 बाई m2 O1। यहां से हम m1 की वैल्यू निकाले, m1 की वैल्यू आपने यहां निकाली थी पाई m 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू हमने निकाली थी 343 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास mb है, mb कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ओरिजिन से हमारा रिमूव्ड पोर्शन कितना है, 9 सेंटीमीटर दूर है। तो आज के लिए इतना काफी है, हमने कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है और ये देखने की कोशिश की है कि हम किस तरह से सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का निकाल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।